और मनोज बीच बीच में एक नाटक हम करते थे, महाकुंड का महादान। तो उसमें मनोज बैंडिट क्वीन भी कर रहे थे। सर आपने अभी इनका नाम लिया तो मनोज बाइक पे। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, आज जिस तरीके का वो काम करते हैं, जिस तरीके उस समय जब वो कर रहे थे, थिएटर नाटक कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में तब और अब में कितना अंतर आया है? एक ही दिन का काम था, मेरे 2 सीन थे। ओके। एक पुलिस वाले का मैंने काम किया था उसमें। जो जेल के अंदर जो सीन है। हाँ हाँ। अच्छा। वो जेल में 2 पुलिस वाले, जो बैंडिट क्वीन, जो फूलन देवी का जो कैरेक्टर है, सीमा विश्वास जो कर रही थी, तो उन्हें वो टीज कर रहे हैं। सीआईडी के कुछ एपिसोड किए मैंने, क्राइम पेट्रोल किया कुछ एपिसोड, सारा आकाश। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो मतलब जिन्हें हम सोचते थे कि इनके साथ अगर काम करने का मौका मिल जाए तो बड़ी बात होगी। हाँ, काम करना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे कास्ट कर लिया जाएगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। सर हैं सुमित व्यास। जी जी, तो वो मैं कहीं आपने किया था उनके साथ? हाँ, ट्रिपलिंग की। ट्रिपलिंग। हेलो दोस्तों, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है वो बेहद खास है। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो पिछले 25 से 30 साल से रंगकर्म के अंदर एक्टिव हैं। सिनेमा जगत में भी आप लोग उनके काम से मुखातिब हैं। हम सभी ने उनको किसी न किसी फिल्म या वेब सीरीज के अंदर देखा है, और जो लोग थिएटर में रुचि रखते हैं उन्होंने तो लगातार उनको काम करते हुए देखा है। अपने काम से उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो चलिए आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं, मिस्टर विजय राजौरिया से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत को। हेलो सर। हेलो, वेलकम इन दिस शो। थैंक यू सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ने अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर हमें समय दिया। मैंने आपका नाटक देखा पानीपत के अंदर दरारें जी। उसी समय जब मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा तो तभी से मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मेरे को सर के साथ एक बातचीत करनी है, क्योंकि जो एक्टर सबसे सहज जो स्टेज पर जो दिखे उस समय, और उसके बाद नाटक के बाद सबने आपको बोला, और मैं खुद वहां बैठा हुआ था डिनर टेबल पर, मैं सबकी बातचीत भी सुन रहा था, जिस तरीके से आपको अप्रिशिएट किया सबने, उसके ऊपर तो मैं सर सबसे लास्ट में बात करूंगा क्योंकि वो आपका काम है, उसको आपने किस तरीके से तराशा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई रंगकर्म के अंदर या एक्टिंग की इस दुनिया में। एक्चुअली क्या है कि मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। वो छोटा सा शहर है वेस्टर्न यूपी में जी। और हमारी जो फैमिली है उस वक्त थी, वो फिल्मों का बहुत शौक था। मतलब उस समय इतना लोग परिवार जो है वो इतने फिल्म नहीं देखते थे, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं था। शहर में 2 सिनेमा हॉल थे और एक में रिलेटिवली नई फिल्में आती थी, दूसरे में पुरानी फिल्में आती थी। तो हम लोग जो थे बच्चों के लिए वो पुरानी जो फिल्में आती थी, स्टंट फिल्में, दारा सिंह की फिल्में हैं, एक एक्टर होते थे शाहू मोदक। जी, ये किस सन की बात है सर? ये है, आप समझ लीजिए कि 60s की बात है। 60s। हाँ, तो फिल्मों से शुरुआत जो है वो फिल्मों से हुई। तो हमारे घर में फिल्में देखने का बहुत चलन था। वो उन्हें गलत नहीं समझा जाता था। पर माँ बाबूजी आपके वो इतने एक्टिव कैसे थे इन चीजों को लेकर? मेरे ग्रैंडफादर को बहुत शौक था। वो वहाँ पर जो 2 सिनेमा हॉल थे वो एक ही मालिक के थे वो जी। और उन्हीं के एक हॉस्पिटल में मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे, फार्मासिस्ट थे वो। ओके। तो कभी पास आ जाते थे, कभी टिकट लेके देखे जाते थे। तो इनफैक्ट ये मेरे ग्रैंडफादर से आया। तो थिएटर का भी ऐसा हुआ उसके बाद में कि मैं कोई 9वीं क्लास में रहा होऊंगा, तो उस वक्त एक एनुअल फंक्शन हुआ स्कूल में और 2 नाटक उसमें खेले गए और इंसिडेंटली दोनों में मैंने काम किया। ओके। एक में
एक बड़ा दहेज को लेकर था। उसमें मैं लड़की का बाप बना था। मेरे ख्याल से मैं उस समय 9th क्लास में। हाँ 13 साल का रहा होऊंगा। और एक जो नाटक दूसरा था वो मेरे एक और साथी ने लिखा था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो नाटक था। मेरे ख्याल से कुछ 35-40 मिनट का नाटक था। उसमें मैं विलेन बना था। तो जो मेरे सारे रेफरेंस पॉइंट शुरू के हैं और शायद उनका इन्फ्लुएंस आज भी है, वो सारा फिल्मों से आता है। तो मैं बहुत फिल्मी बैकग्राउंड से आता हूँ उस तरह से। जी। तो जो मेरा थिएटर तो वो एक ऐसे शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्कूल में, मतलब 13-14 साल के बच्चे के लिए ये एक बड़ी बात थी कि लोग न सिर्फ जो स्कूल में पढ़ने वाले लोग थे, बल्कि जो स्कूल टीचर थे, जो मास्टर लोग थे, जिनसे अदरवाइज मैं घबराता था, उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई ये तो अच्छा था। तो वहाँ से मेरी मतलब एक्सीडेंटली शुरुआत हुई। तो मेरा थिएटर आप समझ लो 9th क्लास में पहली बार हुआ। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके कई सालों के बाद में मैं फिर दिल्ली आया एक बार नाटक देखने। सिर्फ नाटक देखने? असल में क्या है, हमारी फैमिली जो है वो मेरे फादर और मेरे चाचा जी यहाँ रहते थे जी। और मैं और मेरा छोटा भाई वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हापुड़ में रहते थे। तो दिल्ली आना जाना हमारे लिए बहुत होता रहता था। फादर साहब किस में थे आप? वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे यहाँ। मेरे चाचा जी भी एक हॉस्पिटल में थे। तो उन लोगों ने यहाँ घर बना लिए थे, तो हम आते जाते रहते थे यहाँ। तो मैं नाटक देखने आया और ये बात है मेरे ख्याल से कुछ 78 और 79 की। तो वो पहला नाटक जो मैंने, जिसे मैं कहूँगा नाटक था, जान जी कुछ साधु की। अच्छा। राजेंद्र नाथ जी जी। डायरेक्ट किया था वो। तो उस नाटक को देख के मुझे लगा कि जो हमने किया था स्कूल में वो बहुत ही बचकाना मामला था। और उस नाटक को जब आपने किया, उसके बाद जब आप ये नाटक देखने आए, उसमें कितना डिफरेंस था? तकरीबन 7-8 साल का। 7-8 साल का। उसके बाद आपने 7-8 साल वहाँ कोई नाटक नहीं? नहीं, वहाँ कोई ऐसा मतलब एनुअल फंक्शन में फिर हम पास करके फिर दूसरे उसमें चले गए। तो एनुअल फंक्शन में ही थोड़े बहुत होते थे, वो पहली बार ही किया मैंने। जी। और फिर 78-79 में वो नाटक मैंने देखा जी। और तब पता चला कि नाटक ऐसे होते हैं और इतने अच्छे होते हैं। तो आपको देख के वो जो नाटक का जो कीड़ा काटने की जो बात होती है, वो कब काटा आपको? मतलब 78 में देखने के बाद में उस नाटक को आ, उस समय मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। मुझे मतलब देखने में मज़ा आया और जो ऑडियंस का रिस्पांस था उसे देख के बहुत मज़ा आया। तो वहाँ से मैंने उसके बाद में कई जगह मैं प्रॉम्प्टिंग करता था, रोल नहीं मिलते थे। ओके। दिल्ली में आ गया था मैं और प्रॉम्प्टिंग करता था नाटक में। पहले, आजकल मैंने देखा नहीं होता है, पहले प्रॉम्प्टिंग होती थी। एक्टर को वो लिंक्स असाइन कर दी और वो रिहर्सल्स ने याद अगर नहीं है तो एक आदमी वो स्क्रिप्ट लेके बैठा रहता था जी। और मैं वो करता था। तो वो किया मैंने। फिर मैंने 80 में मेरा एक बैंक में जॉब लग गया। ओके। बनारस चला गया मैं और वहाँ नौकरी करता था मैं। और वहाँ भी मैंने एक ग्रुप ढूंढ लिया था जिनके साथ मैं बैक स्टेज में काम करता था। तो इस तरह से। तो बैंक में जब आप जॉब कर रहे थे, आपने लगभग कितने साल काम किया, या अभी भी कर रहे हो आप? बैंक में मैंने तकरीबन 35 साल काम किया। 35 ईयर। 35 years।
तो साथ में आप नाटक भी करते रहे लगातार? नाटक करता रहा मैं, और नाटक में ऐसे करता था कि रोल नहीं मिले तब भी मैं करता था। प्रॉम्प्टिंग करना हो या और कुछ करना हो तो वो मैं करता था। फिर मैं 84 में वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आया, बनारस से। बनारस से आने के बाद में यहाँ पर 85 में श्री राम सेंटर में एक एक्टिंग कोर्स होता है जी। वो मैंने किया। 86 में लगभग आपकी क्या एज होगी उस समय? उस समय मैं रहा हूँगा 28-29 साल का। तो वो मैंने किया और उसे 9 महीने का कोर्स होता था। उसके बाद में हमने एक ग्रुप बनाया, अभिव्यक्ति कला मंच। तो उससे हमने फिर रेगुलर नाटक करने शुरू किए। अभी भी आपका वो ग्रुप? नहीं, फिर वो कुछ सालों बाद बंद हो गया था। Okay. क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो अलग अलग शहरों में चले गए। एक्चुअली क्या होता है कि जो एमेच्योर थिएटर है ना, जी। एमेच्योर थिएटर में इस तरह की चीज़ें रहती हैं। वो जो भी लोग काम करने वाले हैं, या तो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या बैंकर्स हैं, जी। तो वो अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया या और कहीं जॉब मिल गया तो वो लोग चले जाएंगे। तो उसी तरह से हमारा ग्रुप भी कुछ सालों में, 3 साल के बाद में वो ख़त्म हो गया। सर, जो एमेच्योर थिएटर है, जो शौकिया रंगमंच जिसको कहते हैं, कल अजय कुमार जी से बात हो रही थी तो उनका मानना था कि थिएटर को जिसने अभी जिंदा रखा हुआ है वो ये शौकिया रंगमंच ही है, जिसने हिंदी थिएटर को बना के रखा हुआ है अभी तक। और फिर उसके बाद जब ये शौकिया रंगमंच में जिस तरीके से लोग काम करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? असल में क्या है कि उनकी जो ये बात है कि वो शौकिया कलाकार ही रख सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो रंगमंच है यहाँ पर, हम यहाँ की बात करेंगे ख़ास तौर से इस एरिया की। जी बिल्कुल। तो नाटक देखने की कोई ऐसी परंपरा तो है नहीं। और हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने ग्रुप जो बनाया था और ग्रुप चलाया, तो आपको सारा अरेंज करना होता है। उसके बाद में टिकट भी बेचने के लिए बड़े बिल्कुल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। टिकट अगर कोई ले ले तो ये बड़ी बात होती है, अदरवाइज लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई नाटक तुम कर रहे हो, मैं देखने आ रहा हूँ तुम्हारा, यही उसके लिए पैसे भी दूँ मैं, ये यार ये तो कोई बात नहीं था। तो लेकिन जो शौकिया लोग जो हैं, चूँकि वो अपना जो भी सर्वाइवल के लिए वो थिएटर पर निर्भर नहीं करते हैं, जी। तो इसीलिए वो थिएटर ज़्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं। मैं जॉब करता था, मेरे बाकी लोग चले गए, ग्रुप हमारा नहीं चल रहा था, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग करता रहा। जी। तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। सर, आपने बताया एसआरसी में आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया था? मैंने 86 में पास किया। 86 में पास किया आपने? पास किया। उस समय आपके साथ कोई जो बैचमेट्स रहे वो अभी भी हैं थिएटर में एक्टिव, या सब अलग अलग चले गए हैं? एक्चुअली थिएटर तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई नहीं कर रहा है मेरे अलावा। एक संजय शर्मा हैं, संजय स्वराज, आपको संजय स्वराज लिखते हैं, तो वो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं अभी भी? हाँ। तो उसके अलावा और कोई नहीं करता। सर, आप ये 1 ईयर का जब कोर्स कर रहे थे उसको मैनेज कैसे करते थे जॉब के साथ? शाम को होती थी क्लासेस। अच्छा, शाम को वो आप जो फुल टाइम सुबह से होता है वैसा नहीं? नहीं, वैसा नहीं था। वो 6 से 8 होता था शाम को। तो बैंक से मैं सीधा वहाँ जाता था और फिर इधर आ जाता था। और उस समय उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता था? बहुत नॉमिनल, अगर मुझे कुछ ठीक ठीक याद है तो मुझे ऐसा लग रहा है 300 रुपये लिए थे उन्होंने उस वक्त। 300? और आज वही कोर्स की फीस आपको तो पता ही है क्या हो रखी है? हाँ, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जी, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल। उस समय क्या काम बिल्कुल डिफरेंट था एसआरसी का? हाँ, असल में क्या है कि हमारे टाइम में कुछ चीज़ें आसान थी। जो उस कोर्स को कोऑर्डिनेट करते थे पंचानंद पाठक जी,
वो बहुत ही सीनियर थिएटर के आदमी थे, एनएसडी में भी फैकल्टी में रहे थे वो। और हमारा तो खैर सारा कोर्स ही वो करते थे, डिसाइड करते थे कौन पढ़ाने आएगा, कौन कैसे करेगा। और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में डायरेक्टर रहे थे वो। तो उनके रहते हुए काफ़ी चीज़ें मतलब आसान थी। वो बड़े अच्छे फैकल्टीज़ के लोगों को जो एनएसडी में पढ़ाते थे, ज़्यादातर लोग वही हमारे वर्कशॉप्स के लिए, इवनिंग में क्लासेस के लिए आते थे। तो फैकल्टी बड़ी अच्छी थी, वो बड़े अच्छा तरह से मैनेज करते थे। और उसके बाद में अब मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, जी श्रीराम सेंटर में बेसमेंट एक है। हाँ, उसके बारे में सुना है ना। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे शोज करते थे बेसमेंट में। वो भी बड़ा सस्ता होता था। और हमारे जैसा ग्रुप जिसके और भी बहुत सारे ग्रुप वो इसीलिए मैनेज कर पाते थे क्योंकि वो बड़े सस्ते से उसमें हो जाता था जी और हम लोग कर लेते थे। ऊपर का जो हॉल है, मुझे याद नहीं, हमने एक दो नाटक जो हमारे स्पॉन्सर शो हुए उनके अलावा हमने कभी जो श्रीराम सेंटर में मेन हॉल है उसमें कभी उस वक्त नाटक किया हो। सब बेसमेंट नहीं करते थे हम लोग। तो उससे मैं थोड़ा इतना कमर्शियल जो इंटरेस्ट थे वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं थे उनके। सर, तब आप एसआरसी का आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आप वापस जॉब शुरू कर दिया और साथ में थिएटर भी चल रहा था। जॉब तो मेरा रहा ही, जॉब मैं करता ही रहा। प्रॉपर रिटायरमेंट हुआ आपका? नहीं, मैंने वीआरएस लिया बाद में। हाँ, तो वीआरएस ले लिया मैंने। और उसके बाद में फिर मैंने जब ग्रुप हमारा नहीं काम कर रहा था अभिव्यक्ति, उसके बाद में अलग अलग ग्रुप्स में काम करता रहा। दर्पण था यहाँ पर जी, रुचि का एक ग्रुप होता बिल्कुल, उसे अरुण कुकरेजा जी चलाते थे, तो उनके साथ किया मैंने। और बाद में एक्टोन में था मैं। ओके। हाँ, तो वो काम मैं करता ही रहा। एक्ट 1 में आप कितने टाइम तक? एक्ट 1 में मैंने 4-5 नाटक किए। 4-5 नाटक। तो उसके बारे में जितनी बातें होती हैं, किस तरीके से बहुत अलग दर्जे का काम किया करता था एक्ट 1 ग्रुप, इस समय ऐसा कोई ग्रुप है जो उस तरीके का काम करता है? असल में क्या है कि मैं सारे ग्रुप्स के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन एक्ट 1 की जो वर्क एथिक्स थी जी, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैच कर सकता है या किसी ने मैच की होंगी। वो तो बहुत पैशनेटली, बहुत ऑनेस्टली काम करता था। उसकी तो बात अलग है। उसमें कई बार क्या होता था कि जैसे 35-40 लोग होते थे। जी, कभी लड़कियों का तो मैं कहता नहीं हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नाटक करने जा रहे हैं और एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर होते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे किसी भी नाटक में सबको कास्ट करना संभव नहीं था। जी, तो ऐसा नहीं था कि कास्टिंग हो गई, रिहर्सल शुरू हो गई और अब हमारा क्या मतलब मैं भी अगर किसी नाटक में, ऐसे बहुत नाटक हुए जिनमें मैं कास्ट नहीं हुआ, तो मैं ऑफिस से सीधा घर न जाके एक्ट 1 की रिहर्सल्स में आके बैठता था और मैं देखता था। और मैं अकेला ऐसा नहीं था करने वाला, जी, बहुत लोग थे ऐसे। और मतलब ये रहता था कि अगर हम नहीं उसमें कुछ कर रहे हैं तो चाय ही सर्व कर रहे हैं या और कुछ इस तरह की जहाँ पर मदद की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। तो वो जो ग्रुप की जो एक फीलिंग थी, जी, जो अ, वो तो अद्भुत थी। मैंने बम्बई में भी काम किया, जी। कई नाटक किए मैंने बम्बई में रहते हुए। तो वैसा मैंने नहीं देखा कहीं और एक्ट 1 की तरह।
इसीलिए उनमें उनमें जितने भी लोगों ने काम किया वो आज अलग अलग दर्जे पर काम कर ही रहे हैं। हाँ, वो एक है। नहीं, इसके अलावा कि एक तो आप काम कर रहे हो और दूसरे आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदारी से कर रहे हो, कितने समर्पण से कर रहे हो। ये जो सीख है, ये अगर आपको कहीं समय पे मिल जाए वो बड़ा काम आती है। आप समझ लीजिए कि मैं जो भी 4-5 नाटक मैंने किए, उसमें कई बार ऐसा होता था कि मैं तो ऑफिस के बाद ही आता था, तकरीबन 6 बजे, और 9 बजे तक रिहर्सल जब हुई तब रहता था वहाँ पर। कई बार ऐसा भी होता था कि संडे है और शो बहुत नज़दीक आ गया है, तो सुबह 9 बजे या 10 बजे कॉल टाइम है, आपको वहाँ इतने बजे पहुँचना है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो एन.के. शर्मा हैं, जी। उसके जो डायरेक्टर थे, उनको मैंने कभी आते हुए नहीं देखा और कभी जा रहे हुए नहीं। मेरे से पहले वो वहाँ थे और मेरे निकलने के समय तक वो वहाँ थे। वो जुनून था। जुनून, एग्जैक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि अच्छा, वो जो थे ना, मतलब ही वॉज वेरी पैशनेट, वेरी स्ट्रिक्ट। एक बार क्या हुआ कि वर्क एथिक्स की बात पे मुझे याद आई कि मेरी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया था या और क्या, पेट में कुछ गैस बन रही थी, पेट में हल्का दर्द था, और मैं वही बेसमेंट में, हम लोग शायद अगले दिन शो था, रिहर्सल के लिए लिया हुआ था, ऐसा तो कुछ था। तो मैंने कहा तबीयत खराब है। उसने कहा क्या हुआ एनकिन? मैंने कहा ऐसे पेट थोड़ा अपसेट लग रहा है। अच्छा, किसी को भेजा, पुदीना हरा लाओ। समझे? पुदीना हरा लाया गया और पुदीना हरा मैंने पिया और फिर कहा कि जाके पीछे बैठ जाओ। तो आगे रिहर्सल हो रही थी और मैं पीछे, वो गद्दियां बिछी हुई थी, उन गद्दियों पर मेरे ख्याल से कुछ आध पौन घंटा मैं वहाँ लेट गया। आंख लग गई होगी या जो भी है, 1 घंटे में मैं जैसे उठ के फिर आया तो उसने पूछा कि आप कैसा महसूस हो रहा है? तो मैं ठीक महसूस कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है, पर रिहर्सल करते हैं। तो उसने मतलब और अदरवाइज जनरली ये होता कि आप भाई ठीक है चले जाओ, हाँ तबीयत खराब है तो क्या कर सकते। एक किसी इसी रेफरेंस में, किसी तबीयत खराब होने के रेफरेंस में उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। उसने कहा कि नाटक डिसाइड हो गया, आपको मैंने एक पर्टिकुलर रोल असाइन कर दिया। जी। आपको मालूम है अब ये नाटक एक पर्टिकुलर डेट में परफॉर्म किया जाना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। फिट रहना आपकी जिम्मेदारी है। जी। आपने एक जिम्मेदारी ली है, उस नाटक को, उस डेट को आपको करना है और अच्छे से करना। जबरदस्ती किसी को कोई रोल नहीं दिया गया है। जी। समझे? तो ये वाली बात जो है, ये वाली बात मुझे बहुत अपील की। तो अपने आप को ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। उसमें आप ये एक्सप्लेनेशन, ये एक्सक्यूज मत दो कि नहीं वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो कमाल का वर्क कल्चर था। यस, बिल्कुल। मैं उसमें बम्बई में एक ग्रुप में काम करता था, और भी मैं देखता हूँ कई बार जी। कि हम लोग रीडिंग कर रहे हैं या अपना रिहर्सल, मतलब जब हम रिहर्स कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, तब भी अगर कोई आ गया तो हम रिहर्सल करते करते, वहां पर ये संभव नहीं था। मतलब अगर आपने ये हरकत कर दी
तो आप समझ लो आपकी मुसीबत, कर ही नहीं सकते आप जब रिहर्सल कर रहे हो तो रिहर्सल कर लो, जो आपको दोस्ती निभानी है या जो भी कुछ करना है वो पहले या बाद में करके आओ। बिल्कुल, कोई किसी को जबरदस्ती तो लेके नहीं आया इस लाइन में। बिल्कुल। तो सर आपने एसआरसी भी कर लिया, और जब आपका फिल्मों की साइड जाना कब शुरू हुआ? सबसे में पहला ऐसा है। हाँ, वो भी एक संयोग हुआ। क्या हुआ कि मैं एक्ट वन में एक नाटक करता था, अ, ये जो जिंदगी है ना, और उसी दौरान इसकी बैंडिट क्वीन की कास्टिंग चल रही थी। हाँ, उसके बड़े किस्से सुने हैं सर आपने। हाँ, नहीं मेरा किस्सा बहुत छोड़ा, दूसरे लोगों का अलग तरह का है। उसमें हुआ ये कि मैं उसमें नहीं था, कास्टिंग मेरी नहीं हुई थी। तो अ, उससे पहले जो नाटक कर रहा था मैं, उसके दौरान उनकी शूटिंग शुरू हो गई थी, और मनोज बीच बीच में एक नाटक हम करते थे, महाकुंड का महादान, तो उसमें मनोज बैंडिट विन भी कर रहे थे। सर आपने अभी इनका नाम लिया तो मनोज बाइक पे। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जी, आज जिस तरीके का वो काम करते हैं, जिस तरीके उस समय जब वो कर रहे थे, थिएटर नाटक कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में तब और अब में कितना अंतर आया है? एक्चुअली क्या है कि क्योंकि सर जो नए बच्चे हैं वो पुरानी वीडियोस के रेफरेंसेस लेते रहते हैं। जैसे इरफान सर की एक वीडियो काफी वायरल हुई उस समय, एसआरसी में एक प्ले कर रहे थे वो, अच्छा, उनका वीडियो उस समय वायरल हुआ कि देखिए ये हेनरिक इब्सन का एक प्ले कर रहे थे वो उस समय मीता वशिष्ठ जी के साथ। हाँ, तो मतलब हर किसी ने, जब मैं बातचीत जो सुनता हूँ आप, हाँ, कि यार हमारे जैसा ही तो परफॉर्म कर रहे थे, कि ऐसा ही हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, हम भी उतना करते करते बन जाएंगे। क्या इसी तरीके के से होता है प्रोसेस? असल में क्या है कि मैंने बताया मैं आपको कि मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं 84 में बनारस से आया। तो उस बीच का जो पीरियड है वो मेरे लिए, मतलब मेरी मेमोरी में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। मैं जब यहाँ 86 में आया, उसके बाद में मैंने कुछ लोगों का काम देखा था, और बाद में शायद 90 में या 89 में नेटवर्क हुआ था। जी। तो मनोज जी का जो सॉरी। परफॉर्मेंस था वो मेरी आज तक की सबसे फेवरेट परफॉर्मेंसेस में से है। मतलब जो लोग ऐसे कहते हैं कि नाटक एक ऐसी जगह है जहां पर जादू हो सकता है, जी। तो मनोज ने उस नाटक में जादू किया था, जो नेटवर्क। जी। तो वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मेहनती आदमी थे। मैंने उस वक्त उनसे वैसा परिचय मेरा नहीं था। नाटक मैंने देखा था अ, उलझन। उलझन एक नाटक था जिसमें वो एक भेड़ियों के झुंड में एक इंसान का बच्चा रह जाता है, ओके। और वो भेड़ियों के झुंड में ही पलता है, उन्हीं की तरह वो रहता है, चार पैरों पे, हाथ पैर पे चलता है उन्हीं की तरह, और जंगल पे रहता है। उसे बाद में कोई लोग देख लेते हैं और बाद में ले जाते हैं, उस तरह का एक वो था। तो वो वुल्फ बॉय वाला रोल मनोज ने किया था, और फिर वो किस तरह से मतलब आदमियों के साथ जाता है, उसे क्या डिफिकल्टीज होती हैं, तो वो भी बड़ा मेहनत का काम था। वो भी बहुत अच्छा किया था उसने। तो ही वॉज ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड एक्टर। और आज भी, आज जो हाइट या जो सक्सेस मनोज बाजपेयी की है, वो बहुत मेहनत से और बहुत ही लगन से आई है। जी। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत एडमायर करता हूँ मैं एज एन एक्टर। तो सर अब बात करते हैं, इनकी बात आपने बताई, जी, आपका जो बैंडेड क्वीन का किस्सा था। हाँ, वो हुआ ऐसे कि
तिग्मांशु धूलिया जो थे, तिग्मांशु धूलिया से मेरा परिचय था। तो ये 87 में पास आउट हुए, तो 86 में हम लोग सिमिलर बैकग्राउंड का एक नाटक कर रहे थे, तो तब से हम एक दूसरे को जानते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अरे यार मैंने सुना है तुम उसके लिए कास्टिंग कर रहे हो, और बोला नहीं, वो आपके लिए उसमें कोई सूटेबल रोल नहीं है। ओके। तो बात खत्म हो गई। वो नाटक मेरा देखने आए थे, वो ये जो जिंदगी है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन एक एक्टर गायब हो गया। जिस दिन उसका शूट था उससे पहली रात को उसे बताया गया, लेकिन ही वॉज नॉट ट्रेसेबल, और उस वक्त फोन इतने नहीं होते। जी। तो अब रिप्लेसमेंट वो हुई तला, तो उसमें मेरा शूटिंग कहाँ हो रही थी तब? शूटिंग हुई वहाँ गुड़गांव। गुड़गांव। एक ही दिन का काम था, मेरे 2 सीन थे। ओके। एक पुलिस वाले का मैंने काम किया था उसमें। जो जेल के अंदर जो सीन है? हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा, वो जेल में 2 पुलिस वाले, जो बैंडेड क्वीन, जो फूलन देवी का जो करेक्टर है, सीमा विश्वास जो कर रही थी, तो उन्हें वो टीज कर रहे हैं। वो सजेस्टिव है कि वो और उसके बाद में अगले दिन उनकी जमानत हो जाती है। तो जो पुलिस वाले उन्हें रात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही दिन का काम था, और उसमें भी, लेकिन ठीक है, वो तो फर्स्ट टाइम आपको जब शूटिंग पर जाने का मौका मिला, जी। आप पहले से मतलब ये था कि मेरे को फिल्मों में ही काम करना है, थिएटर ही करते रहे हैं? नहीं, असल में क्या है, देखिए, मैं यहाँ दिल्ली में रहता था और नौकरी भी करता था, और शादी हुई थी आपकी? शादी हो गई थी मेरी। यस, मेरा बच्चा था एक। तो मेरी जो जिसे क्या कहना चाहिए, जो मेरी परिस्थितियां थी, मैं उनके अनुसार काम कर रहा था। जी। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। जो टीवी सीरियल बनते थे, हम लोग यहीं पर शूट होता था, तो हम लोग में काम करने वाले लोग थे, हमारे लिए वही स्टार थे। तो फिल्म में वो बहुत दूर की बात है। ये तो धीरे धीरे फिर अ, अ, हमारे साथ के जो लोग थे वो बम्बई चले गए, जी। और कुछ ऐसे लोग भी चले गए जो कास्टिंग करते थे। तो उस तरह से धीरे धीरे फिर शुरू हुआ। एड्स मुझे मिलते थे, या मैं कुछ साल बम्बई भी रहा। किस समय? मैं 2002 से 2007 तक बम्बई था। फैमिली यहीं थी तब? नहीं, फैमिली साथ थी। फैमिली साथ। हाँ, बैंक के जॉब ट्रांसफर गया था मैं, ओके। और तब वहाँ पे रहते हुए मैंने, मतलब, टीवी सीरियल्स में काम किए, एपिसोडिक रोल्स, जो ऐसी कंपनियां बनाती हैं, जैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे वो होते हैं ना खाद वाले, खाद की कंपनियों वाले, तो वो अपने क्लाइंट्स के लिए फिल्में बनवाते हैं। तो उस तरह की फिल्म की थी मैंने। ओके। हाँ, तो उससे वहाँ तो ऐसे शुरुआत हुई, और फिर सीआईडी के कुछ एपिसोड किए मैंने, क्राइम पेट्रोल किया कुछ एपिसोड, सारा आकाश। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो, मतलब, जिन्हें हम सोचते थे कि इनके साथ अगर काम करने का मौका मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो जैसे कुंदन शाह के साथ मैंने जी किया। तो कुंदन जी के साथ एक वो परसाई की कहानियों पर एक सीरीज बना रहे थे, तो उसमें मैंने काम किया था। बासु चटर्जी के साथ उनकी एक और प्रेम कथा करके एक सीरीज थी, उसमें मैंने काम किया। और गुलजार साहब ने बनाया था गोदान, जी। उसमें मैंने काम किया।
सर आज टीवी को बड़े डिग्रेडिंग तरीके से देखा जाता है, जो टीवी में जो काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके का उनका काम का जो शेड्यूलिंग है वो भी बहुत ही हेल्थ के लिए खतरनाक है। जो कल अजय सर से भी बात हो रही थी, वो खुद भी काफ़ी टाइम तक सीरियल्स में रहे, काफ़ी उन्होंने बहुत काम किए और खैर, लेकिन आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, उनका ये मानना था। उस समय जब आप सीरियल कर रहे थे, उस समय का सीरियल का स्ट्रक्चर और जो आज जो सीरियल का स्ट्रक्चर है, कितना अंतर था उसमें? असल में अब का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में सीरियल्स में काम नहीं किया है। उस वक़्त किया था और तब भी वो ऐसे केओटिक नहीं था इतना। लेकिन वो शुरुआत तो हो गई थी। ऐसा मुझे याद पड़ रहा है कि अ, कई बार ऐसा हुआ जो मैंने मना किया कि आपको 10 बजे रात को फ़ोन आ रहा है कि आप सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाओ। जी। तो 10 बजे आपको बता रहे हैं और कहीं आपको दूर जाना है, 6 बजे पहुँचने के लिए या 7 बजे पहुँचने के लिए आपको उठना पड़ेगा और आपको क्या करना है आपको ये नहीं पता। जी। क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही उनके पास था भाई, बिल्कुल। उनकी भी कुछ ऐसी गलती नहीं है और मैं मना करना अफ़ोर्ड कर सकता था, क्योंकि मैं उस पर डिपेंड नहीं करता। जी। मेरी जो बेसिक नीड थी वो कहीं और से पूरी होती थी। लेकिन अगर कोई इसी काम पर निर्भर करता है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है मना बिल्कुल। करना। क्योंकि आप एक बार किसी को मना कर दोगे, अगली बार वो आपको पूछेगा नहीं। बिल्कुल। तो अ, उस समय मेरा जो तजुर्बा था, वो मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, वो उस तरह से नहीं कर रहे थे। तो डेली सोप वाला जो है, वो मैंने सारा आकाश में किया था, लेकिन उसमें मेरा ऐसी प्रेज़ेंस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं मतलब सुबह से और रात तक वो मुझे बुलाएँगे और बिठाएँगे। वो 2-3 दिन का काम था, वो टाइम से ख़त्म हो गया और मैं लेकिन जो वहाँ पर प्राइमरी कैरेक्टर कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा जी। डिपेंड कर रहा है। तो वो तो मैं सुनता था कि काफ़ी प्रेशर में रहते थे। सर मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत दोस्त हैं मेरे भी जो मुंबई रह रहे हैं, जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो आजकल के जो बच्चों में जो बात चलती है कि आप क्राइम पेट्रोल, सीआईडी ये सब आप मत कीजिए, इससे आपकी प्रोफाइल खराब हो जाती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती दौर में जो बच्चे, उनको ये सजेशन, मेरे को भी सर बहुत सजेशन मिले, आसपास वालों को मैंने खुद ये बात करते हुए सुना है कि ये सब मत कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, उनको क्या राय देंगे? भाई मैं तो असल में क्या है कि मैं तो ये कहूँगा कि काम जहाँ पर मिल रहा है, वो काम करना चाहिए। देखिए जहाँ मैं ही हूँ, मैं अपने एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं जहाँ काम करना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे कास्ट कर लिया जाएगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। और जहाँ से मुझे काम ऑफर हो रहा है, अगर वो मेरी डिग्निटी के हिसाब से ठीक नहीं है जी। या मुझे उसमें कुछ करने को नहीं मिल रहा है, मैं उस बिना पे उसे मना कर दूं, तो वो तो समझ में आता वो बाय चॉइस है ना। है। लेकिन अदरवाइज आप अगर रोल ठीक है, तो क्राइम पेट्रोल में हो रहा है या कहाँ हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काम अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो करना चाहिए। सर एक थिएटर के दिग्गज हैं, उन्होंने एक बार मेरे को एक बात बोली कि एज एन एक्टर जिस दिन आप खुद काम को मना कर रहे हो और आपके पास आ रहा हो और आप फिर सेट पर नहीं हो ना, वो एक्टर के लिए सबसे बुरा दिन होता है। आपको क्या लगता है क्या, मैं समझा नहीं। कि मतलब अगर आपके पास कोई काम आ रहा है और आप उसको आगे से मना करते हो, तो एज एन एक्टर जिस दिन एक्टर काम पर नहीं होता किसी सेट के ऊपर, तो वो उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन होता है, खुद आगे से मना कर देना। हाँ, वही जब तक कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं हो मना करने का, तो उस समय तक काम को मना करना तो मुझे भी ठीक नहीं लगता कि आप आधे हुए काम को मना कर रहे हो, जी। प्रोवाइडेड कि वो आपके लिए मतलब आपकी दूसरी चीज़ों से उसका कोई क्लैश ना हो। सर ये तो हुआ सीरियल का,
फिर आप जो फिल्मों में जिस तरीके से अब आप लगातार ही हर किसी ना किसी फिल्म में हमें नजर आते रहते हैं जी हर बारी, लास्ट आप हमने आपको 12th फेल के अंदर देखा। जी सर फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, जी बहुत बड़ी सक्सेस हुई, विक्रांत मैसी जी का नाम हर कहीं हो गया, उन्हें अवार्ड्स मिले इस चीज को लेके, लेकिन आप भी उस फिल्म का पार्ट थे। उससे एज एन एक्टर आपको क्या मिलता है ऐसी फिल्म्स जब सक्सेस हो जाती हैं तो? असल में क्या है कि सक्सेसफुल फिल्म में काम करने का ये फायदा रहता है कि लोगों ने उसे बहुत देखा होता है जी और उसके विक्रांत मैसी का तो खैर मेन रोल था, लेकिन जो छोटे रोल जिनके होते हैं, जैसे मेरा ही था, 2-3 सीन थे मेरे, जी लेकिन मुझे भी लोगों ने रिकॉग्नाइज अगर किया। देखा तो फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ आपको हमने बहुत जी देखा था। तो सक्सेसफुल फिल्म ने आपका काम करने का फायदा तो होता है, लोग आपको देखते हैं और फिर ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ काम करते हुए आदमी को देखकर काम ज्यादा मिलता है। जी आप घर में बैठकर आप जितने भी अच्छे रहें, लेकिन आपको किसी ने देखा नहीं, तो वो जो चीज़ वो वाली बात हो जाती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जी तो फिल्म अगर कामयाब है, आप उसमें हो, जैसे रेड में मैंने किया था। हाँ रेड बहुत लोगों ने मुझे उसे देखने के बाद कहा हाँ आपको रेड में देखा था। तो सक्सेसफुल फिल्म का फायदा तो होता है। और उनका जो वर्किंग कल्चर होता है वो कैसा होता है सेट के ऊपर? देखिए वर्किंग कल्चर तो सर स्टार्टिंग से आते हैं, फर्स्ट सबसे पहले कास्टिंग से, कि चलो इसी की बात करते हैं। फिर लास्ट फिल्म 12th फेल की, इसकी कास्टिंग आपकी कैसे हुई? कास्टिंग तो मेरी यहीं से हो गई थी। दिल्ली थे आप उस वक्त? दिल्ली में था मैं उस वक्त और मुकेश छाबड़ा ये कंपनी से लोग आए थे यहीं पर, जी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उसमें फिर वो उन्होंने दिया और मैंने ऑडिशन दिया, तो उससे कास्ट हुआ था मैं। अभी भी ऑडिशन देने पड़ते हैं आपको लगातार? हाँ, ऑडिशन था और मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी ऑडिशन देने से थोड़ा-सा हमें भी आइडिया रहता है कि अगर हमें कहीं पर मैं लॉक भी हुआ हूँ, तो मैं मतलब ठीक समझ पा रहा था। जी मुझे अवेयरनेस एक मुझे ऐसा लगता है रहती है। जैसे वो था डेली क्राइम। जी जी डेली क्राइम में भी कास्टिंग वहीं से हुई थी, मुकेश छाबड़ा ने किया था। तो रेड ये भी वहीं से थे? नहीं रेप की किसी और ने की थी, ओके रेप किसी और ने की थी। तो वो भी कास्टिंग ऐसी हुई थी कि उन्होंने मुझे इंग्लिश में वो दी थी स्क्रिप्ट, अच्छा तो वो मैं तैयार करके और ले गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने कर लिया? हमने कहा, हाँ ठीक है करते हैं। तो वो बोले कि ये असल में करना हिंदी में है। तो मैंने कहा यार मुझे टाइम दो कि मैं थोड़ा सा इसे समझ लूँ ये लाइंस हिंदी में। कहाँ हुआ था आपका ऑडिशन? ये ऑडिशन हुआ था साउथ दिल्ली में, एक स्कूल या ऐसे कुछ बिल्डिंग थी, वहां इन्होंने लिया था। ओके हाँ, तो वो फिर क्योंकि वो लिखा हुआ इतना अच्छा था अंग्रेजी में ही कि वो हिंदी में करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ऐसी हुई नहीं। तो वो भी मेरा ऑडिशन से हुआ था। इन दो कामों को करके आपको कितना मजा आया? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये जो दो एक्सपीरियंस है मेरे इसका डेली क्राइम का और इसका 12th 12th पे? बहुत ही मेरे लिए बड़े हिम्मत बढ़ाने वाले थे, जी क्योंकि जैसे रिची मेहता जी जो उसके डायरेक्टर थे, तो मेरा ऐसा कुछ
6-7 दिन का काम था मेरा। तो जिस दिन मैंने पहले दिन रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर साहब आपसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बोले नहीं वो यहीं आएंगे। कहाँ वैनिटी में थे? वैनिटी में। कहते वो यहीं आएंगे। वो वैनिटी में आए और उन्होंने मुझे मतलब जो भी उन्हें बताना था उन्होंने बताया। और मतलब मेरे लिए ऐसी वो हो गया कि मैं भी जा सकता था, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, समझे। लेकिन वो आए और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी उन्हें ब्रीफ देना था तो ऐसे कुछ 7-8 मिनट में और वो फिर चले गए। बहुत ही प्रोफेशनल तरह से, बहुत ही वर्किंग एनवायरनमेंट जो वहाँ पे वो अ, उन्होंने बना के रखा था वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और ऐसे ही ये 12th फेल में 12th फेल में तो आप ये समझ लो कि मैं लुक टेस्ट के लिए वहाँ गया था। मुंबई बुलाया उन्होंने मुझे, तो और भी लोग गए थे। तो लुक टेस्ट हुआ। लुक टेस्ट में ऑडिशन मेरा पहले उन्होंने पसंद कर लिया था, तभी बुलाया था उन्होंने। लुक टेस्ट में स्क्रिप्ट आ गई सेम सी, समझे। और उन्होंने कहा कि विनोद सर आपको ये कैमरे पर देखेंगे, सीन तैयार कर लीजिए। उसी समय? और नहीं वो मतलब एक बार तो मैंने किया हुआ था। हाँ, तो वो मैंने बैठ के उसे कुछ मुझे याद ही था, कुछ मैंने दोबारा से उसे कर लिया और कॉस्ट्यूम में उन्होंने फिर उसे फाइनल कर दी। रिकॉर्ड किया उसे। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुमने तुम मुझे बहुत देखे हुए लग रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। ओके। तो मैंने कहा मतलब मैं क्या बताऊं कि आपने मुझे कहा ले है क्या। तुम मुझे बहुत देखे हुए से लग रहे हो। मैं मतलब चुप हो गया। बोले नहीं मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं। तो मैंने नहीं सर, आपने पहले कभी मौका नहीं दिया। समझे? तो वो किसी ने बताया कि सर आपने एक और ऑडिशन दिया था इन्होंने। मैंने एक्चुअली 2 कैरेक्टर्स के लिए दिया था। ओके। तो अच्छा अच्छा ओके, मुझे लगा भाई इसको देखा है ना, समझे। दूसरा कौन सा कैरेक्टर था सर? तो दूसरा एक टीचर वाला कैरेक्टर था क्लास में वो। ओके। तो कहते कहते लेकिन मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता था, इसमें हुकुम चंद है। मैंने कहा ठीक है, तो यू आर द बॉस। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एज कितनी है तुम्हारी। ओके। मैंने बताया ओके। मेरे से बोले अच्छा ठीक, 4 साल बड़ा हूँ। तो अब कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें गालियाँ दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत रिलैक्स कर दिया, ओके। समझे। तो हालांकि कॉस्ट्यूम उन्होंने वो फाइनल नहीं की, जो कॉस्ट्यूम में ट्रायल मेरा हुआ वो फाइनल नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बताया इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और जो टीम थी कॉस्ट्यूम देख रही थी उसे कहा कि दिल्ली में। मैं फिर दिल्ली में गया, ओके। दिल्ली आया। दिल्ली तो मैं उस वक्त था ही। तो दिल्ली में फिर फाइनल हुआ। ऐसे ही उसमें भी मतलब जो जब शूट हुआ तो ही वॉज वेरी गुड टू मी। मतलब वो उन्हें मालूम है कि अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा जी। नहीं क्रिएट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और एक्टर मैंने देखा है बड़ा वल्नरेबल होता है। अगर वो थोड़ा सा भी आप उसे उस समय डिस्टर्ब कर दो तो फिर कर नहीं पाएगा। तो उस तरह से एटमॉस्फेयर उन्होंने बड़ा अच्छा था, बड़ा इनकरेजिंग था। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी
कि उन्होंने शूट खत्म होने के बाद में मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ तो फिर काम करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता था, जी जब इस तरीके की फिल्में आप करते हैं, एक जो टॉप लेवल का जो एक्टर होता है उसका फी जो होता है वो बहुत हाई होता है और नीचे आते आते वो बहुत कम होने लगता है। इस तरीके का डिफरेंस क्या ठीक है कि एक को बहुत ज्यादा मिलता है और जो लास्ट में उसके पास बहुत कम पहुंचता है? क्योंकि एज एन एक्टर उसको भी मुंबई में सरवाइव करना, और शहर में वो भी रहता है, एक बिल्कुल लेविश तरीके से सरवाइव करता है और एक बिल्कुल किश्तों में घिस घिस के एक तरीके से काम ढूंढने की जद्दोजहद में लगा रहता है। एक्चुअली ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि जो लीडिंग मैन है जी उससे मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि आप देखो हिंदी फिल्मों में तो खास तौर से स्टार ड्रिवन मामला है। जो ऑडियंस आती है थिएटर में, वो ऑडियंस उनको देखने आती है, किसी भी बड़े स्टार का उनकी एक फैन फॉलोइंग, और उनको लोग देखने आते हैं। पर सर वो तो पीआर टीम भी तो उनकी बनाती है उनको, वो ऑलरेडी तो बनते नहीं है। जैसे आजकल स्टार किड्स आ रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी इतने उनके पीआर्स हैं। वो एक जो मसला है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि जो एकदम न्यू कमर है और वो चूंकि किसी बड़ी फैमिली से आता है या एस्टेब्लिश्ड जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वहाँ से आते हैं, और उन्हें जो पे पैकेट मिलता है जी वो बाकी जो लोग हैं डाउन द लाइन धीरे 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 वो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। वो बात ठीक है। और सर उसके भी बीच में जैसे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं बीच में, क्या आपको लगता है कि जितना अमाउंट आगे से आया है प्रोडक्शन से, इन्होंने आपको उतना कोट किया है? एक्चुअली क्या है कि जो मैं कोऑर्डिनेटर्स वाला मामला मामला जो है वो जनरली मेरा नहीं हो रहा है। नहीं सर, मैं कोऑर्डिनेटर इनफैक्ट जो कास्टिंग, जो छाबड़ा जी जो है वो बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी आज की डेट के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट क्या अमाउंट वो उतना कोट करते हैं? क्या वो बीच में अपना एज अ मिडिल मैन काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, असल में क्या है कि मेरा तजुर्बा नहीं है, जो ये कास्टिंग एजेंसीज हैं ओके जैसे मुकेश छाबड़ा या अभी पीछे मैंने उनके साथ काम किया, एंटी कास्टिंग जी के साथ काम किया, मामला लीगल है हाँ ये उन्हीं का। मैंने किया था उनके साथ। तो वो लोग पैसा नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, ओके वो हमें ऑडिशन उन्होंने हमारा लिया और ऑडिशन आगे डायरेक्टर को या प्रोडक्शन हाउस चीज दिया। उन्होंने अगर हमें लॉक कर लिया है तो पैसे हम सीधे वहाँ से जो प्रोडक्शन है, जो आदमी फाइनेंस डील कर रहा है, वो नेगोशिएट कर। तो आप ये कह रहे हैं कि इनका रोल नहीं है इनकी? छावला और इनका नहीं, मैं दूसरों का मैं कह नहीं सकता। ओके, आपने जिनके साथ काम किया? मैंने काम किया है उनके साथ, मेरा ऐसा तजुर्बा ओके कि उन्होंने मुझे कुछ और कोट किया और ना उस तक, क्योंकि वो पैसे कोट नहीं कर रहे। मुझे एक ध्यान है, मैंने वहां पे काम नहीं किया था, ओके वो भी मुकेश चावला के ही हुआ था कि मैंने एक सर्टेन अमाउंट कोट किया। जी तो वो जो वहां पर लड़का था उसने कहा कि सर ये जो है ना, उसने पहले ही कह दिया था मुझे कि थोड़ा बजट में इनका वो रहेगा खींच के। मैंने कि क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ आप बात कर लेना, मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो प्रोडक्शन से ही फोन आया, इन्होंने सिर्फ मुझे हिंट किया था कि वो ऐसा हो सकता है, और वो एक्चुअली वो हुआ। अच्छा, मैं एक ही हफ्ते या 10 दिन के बाद में किसी दूसरी जगह, लेकिन इन्हीं के यहाँ से, तो मैंने अमाउंट थोड़ा कम कोट किया अपने पिछले तजुर्बे के हिसाब से। जी तो वो उस लड़के ने जो जिसने मुझे मेरा ऑडिशन किया था,
उसने बताया नहीं ये मैं थोड़ा बढ़ा के दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है। तो वो मेरा मतलब उस तरह का नहीं है। लेकिन अ, दिल्ली में मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहने में, जी। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ कि पैसे नेगोशिएट करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वहां से क्या हो रहा है। सर आप तो नाम नहीं लेंगे, मैं नाम लूँ कास्टिंग इस चीज का। नहीं मतलब मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि भाई वो मेरे सामने तो है नहीं कि वो अपनी बात जी। रख सके, समझे? तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। तो उसमें चूंकि बड़ी अजीब सी बात हुई वो कि मैंने एक उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, वो ऐड मैंने कर लिया, मतलब ये तो उसमें ये हुआ कि मैंने एक सर्टेन अमाउंट कोट किया। तो यहाँ जो सज्जन हैं उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए कुछ इसमें नेगोशिएट करने। मैंने कि तुम आगे ये प्राइस होल्ड कर दो, फिर वो देखो क्या कहते हैं वो लोग, अगर वो कुछ बात ऐसी होगी तो ठीक है फिर देखते हैं। तो खैर उसके बाद में मैं फाइनल हो गया और सीधे उन लोगों का मुझे फोन आ गया। ये एक जनरली ऐसा होता है, मैंने तो अपना फोन नंबर दिया नहीं था, जी। लेकिन चूंकि मैंने थोड़ा पहले काम किया हुआ है हाँ, तो उन्होंने मेरा नंबर निकल ढूंढ दिया लिया, होगा। समझे? और उन्होंने मुझे बताया कि ये पैसे आप थोड़े ज्यादा मांग रहे हो। तो मैंने कहा ज्यादा तो नहीं, मैंने चूंकि उससे पहले मैंने वैसे ही बोले नहीं, ये उन्होंने जितने मैंने कोट किए थे उसमें 25% और ऐड कर दिए थे, ओके। समझे? और उसके बाद भी आपको नेगोशिएट करने के लिए बोलते थे? हाँ, नहीं 25% ऐड करके उन्हें बता दिया था। मैंने कि नहीं, मैंने बताया मैंने इतना कोट किया। बोला नहीं, वो इतना कोट किया है उन्होंने और हम चाहते हैं आपने जो कोट किया है उसमें थोड़ा कम कर लो, समझे? बजट ये कम है, ऐसा है जो भी हमारी बात हुई। जी जी जी। खैर मैंने किया, लेकिन यहाँ जो है यहाँ थोड़ा है। और मतलब नहीं तो जितना काम यहाँ पर आ जाना चाहिए था वो नहीं नहीं आ पा नहीं आ पा रहा है, इस वजह से ही। यहाँ तो मोस्टली टर्शरी कास्टिंग के लिए ज्यादातर अप्रोच किया जाता है। एग्जैक्टली, लेफ्ट ओवर्स जो है वो मिलते हैं यहाँ पे। जी। और कई बार मुझे लगता है यहाँ एटीट्यूड उस तरह का रहता है कि यार घर में बैठे हो तुम, तुम्हें यहाँ पर काम मिल रहा है, पैसे भी चाहिए तुम्हें। वाह। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि घर बैठे जिस आदमी को हम काम दिलवा रहे हैं उसे पैसे क्यों चाहिए। दुर्भाग्य है दिल्ली का। हाँ, और दिल्ली में काम करने वाले दिल्ली actors का नहीं, खास। मुश्किल है बहुत। मतलब जो एक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं उन सबके तजुर्बे मोर और लेस ऐसे ही। सर एक और बात आती है कि सबसे पहले तो इस बात को कंप्लीट करते हैं कि जो बात हुई थी पे आउट की, उससे हम यहाँ पहुंच गए जी कि जो स्ट्रक्चर है टॉप लेवल और लास्ट लेवल पर, उसके बीच में क्या होना चाहिए, वो सॉर्ट आउट या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो फर्क तो बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत ही ज्यादा है। तो वो तो इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए जी। निश्चित रूप से। क्योंकि लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं पूरा का पूरा। सर मुंबई में आप रहे हैं, आपने देखा है बिल्कुल बिल्कुल। कि यंग बच्चे चले जाते हैं और वो वहीं पर रहते हैं, फिर जो उनका जो सोसाइटी में रह के जो काम करने होते हैं वो भी नहीं कर रहे होते। जी कोई जॉब नहीं कर रहा होता है, शादी नहीं हो रही होती है, वहीं रह रहे होते हैं। इनफैक्ट दुर्भाग्य इतना है कि अगर कोई एक्टर वहां बीमार हो जाए, उसका मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं है उसके पास कि वो अपना इलाज करा सके वहां पर। जी, इस तरीके से रह रहे हैं। आप उन एक्टर्स को क्या राय देना चाहेंगे? असल में राय देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो तो मुश्किल है बहुत। क्योंकि आपने भी जॉब के साथ थिएटर किया, अपने काम को तराशते रहे आप। मैं इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरह से रहा, मेरी परिस्थितियां ऐसी थी मेरी। जी लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मैं वहाँ रहता था तो चूंकि सॉरी, तो थिएटर मैंने
किया है तो लोग वहाँ पर मेरे पहचान के यंग लड़के काफ़ी थे। तो मैं उन्हें देखता था कि मतलब अपने से मैं जब उन्हें कंपेयर करता था कि मैं मकान में रह रहा था, मुझे किराए की कोई समस्या नहीं थी कि मैं कहाँ से दूँगा। जी। मेरी जो भी बेसिक नीड्स थी, सब पूरी होती थी। इसके बावजूद भी अगर कुछ दिन तक कोई ऑडिशन की कॉल ना आए या कोई काम ना मिले, तो मुझे मतलब इनसिक्योरिटी होने लगती थी। मुझे ये लगता था यार मैं मतलब क्या हो गया? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? या पिछले जो ऑडिशन दिए होते थे, वहाँ से कोई अगर काम ना मिले, तो ऐसा क्यों? तो मैं ये देखता था कि ये जो लड़के आए हैं, जिन्हें किराया भी देना है, जी। जिन्हें खाने का भी हिसाब-किताब करना है, किसी से मिलने जाना है, उसका जी। किराया लगेगा। तो और इन्हें काम नहीं मिले, तो इन्हें कितना मुश्किल होता होगा अगर मेरे जैसा सिक्योर आदमी, रिलेटिवली सिक्योर आदमी, जी। अगर ऐसा टेंशन में आ जाता, तो वो तो उनके लिए बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। तो मैं उन्हें क्या सलाह दूँ, चूँकि मैं उससे बट आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, एक तजुर्बा है आपका। इस इतना लंबा काम किया आपने, रंगमंच में इतने साल रहे आप। क्या उनकी क्रिएटिव नीड्स पूरी हो रही है वहाँ पर? असल में क्या है कि जो वो तो आपको कोई वो तो आपको ढूँढना पड़ेगा कि आप चाहे कोई कोई ग्रुप जॉइन कर लो। आजकल तो ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ वर्सोवा के आस-पास रह रहे हैं हुँ। और आराम नगर में काफ़ी थिएटर एक्टिविटीज़ हैं। तो या तो उनमें किसी तरह से वो इन्वॉल्व रहें। अपने आप पे इन सारे स्ट्रगल के बावजूद काम तो करते रहना पड़ेगा। मतलब आप नहीं तो वहाँ बैठ के आप फ्रस्ट्रेटेड ही होते रहते हो जी। और फिर मुझे भी काम नहीं मिल रहा, आपको भी काम नहीं मिल रहा, उन्हें भी काम नहीं मिल रहा। हम तीनों आपस में पॉज़िटिव कोई बात कर पाएँगे, ये मुश्किल है। हुँ। तो जब तक हम अपना मन कहीं ऐसा नहीं लगाएँगे कि हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हों, अपने ऊपर काम कर रहे हों, कुछ नया सीख रहे हों, समझे? तो वो एक एक मुझे एक एक्टर हैं अ, सुमित व्यास, जी, जी। तो वो मैं कहीं आपने किया था उनके साथ? हाँ, हाँ, ट्रिपलिंग। ट्रिपलिंग किया था। तो वो जो है, उनको मैं एक बार मैंने सुना और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि मैं कैसे मतलब यूज़फुल मैं कैसे रहूँ? तो वो पता चला कि शायद किसी ग्रुप की एकजुट के लिए या किसी के लिए हाँ, जो नादिरा बब्बर। हाँ, हाँ, कि उन्हें एक ढोलक बजाने वाले की ज़रूरत थी। तो इन्हें ढोलक बजानी आती थी या इन्होंने सीखा और ये एक इनके लिए ओपनिंग हो गई। तो अगर कोई ऐसी मतलब स्किल आपको आती है हुँ। या आप अपने में हासिल कर लेते हो, तो ये इस तरह से ये एक रास्ता रहेगा। अभी तो थिएटर में बहुत कमाल काम करते हैं और सिनेमा में तो कर ही रहे हैं वो तो। लेकिन उनका थिएटर में जो मैंने देखा, जो जो पार्क करते हैं वो, जी, खासकर ग्रेट। नहीं बढ़िया काम। तो वो मुझे मतलब अ, स्मार्ट लगा मुझे बहुत हाँ, कि आपने देखा कि भई और एक चीज़ नई सीख लो। बिल्कुल। बजाय इसके कि और नहीं तो आप मतलब अ, टाइम अपना बिता सकते हो कि मैं अ, उसकी बुराई करूँगा, आप उसकी उसके बुराई करोगे और हम ऐसे फिर लेकिन उससे कुछ हमारा भला होने वाला है नहीं। मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो अपनी जगह रहने वाली हैं। जी। उसे टैकल करने के लिए क्या तरीके होंगे, हम कैसे उसे टैकल करेंगे वो तो हमें ही देखना पड़ेगा। जी, मैं आपसे आपके प्रोसेस के बारे में पूछ रहा था कि एज़ एन एक्टर आपने क्या फाइंड किया? जितने ये मेथड्स हैं, उनको आपने कभी पढ़ा है, कभी इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि काफ़ी बात होती है मेथड्स के बारे में।
असल में क्या है, पढ़ा तो मैंने स्टेनिस्लेवस्की को पढ़ते हैं आप, जब आप सीरियसली किसी फीस को परसू करते हैं तो उसमें जो बहुत जिन किताबों का, जिन तरीकों का जिक्र होता है तो आप उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर किताबें, ज़्यादातर जो पढ़ा हुआ है वो तो आदमी भूल जाता है। जो प्रैक्टिस करता है जी। वही याद रह जाता है। तो स्टेनिस्लेवस्की को पढ़ा या मिशनर टेक्निक्स जी। के बारे में काफ़ी बातें होती हैं और दूसरे लोग। जी। सर, इतने साल आपने काम किया थिएटर में, लगभग आपने कितने नाटक किए होंगे अब तक? अ, मुझे लग रहा है 35-40 नाटक तो। 35-40 नाटक आपने किए। और आपने जिस तरीके का काम किया है, मुझे पता है कि आपने आला दर्जे का ही काम किया होगा जहाँ भी किया होगा। जी। एक जब बात होती है कि कोई कैरेक्टर जब करते हैं तो कभी कभी इस तरीके से आप उसके अंदर इतना डीप चले जाते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं, वो आपको एज अ पर्सनली परेशान करते हैं। जैसे कुछ एक्टर्स की बात है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए कुछ कैरेक्टर्स को करते करते। इस तरीके का कोई इंसिडेंट्स कभी आपके साथ हो, या ये सब बातें होती हैं रियल या नहीं होती? हाँ, असल में मेरा कोई ऐसे मेरा अपना तजुर्बा ऐसा नहीं है। तो मैं उस अधिकार से नहीं कह सकता। किसी का अगर ऐसा तजुर्बा होगा तो वो बेहतर बताएगा। क्या पॉसिबल है ऐसा हो जाए? देखिए क्या होता है कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हम करते हैं, जो भी कैरेक्टर हम्म। अ, उसमें होते हैं, एक तो आदमी के अंदर ही खुद बहुत सारे वो रहते हैं, चरित्र छुपे हुए। चरित्र छुपे होते हैं, समझे? तो और जो वो लिखा हुआ होता है, समझे, वो बड़ी मदद करता है इसमें कि मतलब जो रेडीमेड स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छा नाटक अगर कोई लिखा हुआ है तो आपकी बड़ी मदद कर देता है। तो लेकिन कोई इस तरह का कैरेक्टर मेरा कोई तजुर्बा नहीं है कि वो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर करते समय आप सीखते तो बहुत हो। जी। बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स आपके सामने खुलते हैं जो पहले आपको नहीं पता होते। आज इस नाटक को, किसी भी नाटक को मैं आज पहला शो, और अगर मान लो मैं उसके 25वें या 30वें शो पर पहुंचता हूं तो मैं उसमें कुछ चीजें वैसी नई तो डिस्कवर करता हूं। मैं इस लाइन को मैं ऐसे बोलता तो इसका मतलब ये है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। जी। लेकिन कोई करेक्टर मैं उससे बाहर नहीं आ पाया, ऐसा मेरा तजुर्बा नहीं है कि वो कैसे करते होंगे। अब जब आप इस तरीके की बातें आपके भी कानों में तो आती होंगी, इस तरीके के डिस्कशंस आपने भी सुने होंगे, तो तब आपका खुद का क्या रिएक्शन होता है? असल में पता नहीं मुझे कि मैं इसलिए कि मेरा अपना तजुर्बा नहीं है, लेकिन दूसरे का भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा दादागिरी नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ नहीं नहीं मेरा नहीं है तो दूसरे का हो नहीं सकता, वो मैं नहीं कहना चाहता। अब पता नहीं वो उसमें कितना सच और कितना। हाँ, वो नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अ, मिथ की जी। बना देते हैं। बहुत मतलब मुश्किल बना देते हैं। हर चीज़ को थियराइज़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब जैसे मैं एक कैरेक्टर करता था उसमें अ, मुंबई में ताजमहल का अंडर में एक नाटक करता था। उसमें जो गुप्ता का कैरेक्टर है, जी। वो मैं करता था। ओके। तो वो आप समझ लो कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो, वो मैंने जिस दिन पढ़ा
मुझे मालूम था क्योंकि मैं एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से जाता था। और वो गुप्ता जी, आपने अगर नाम देखा है देखा है, सर मैंने। समझे? वो जो चीफ इंजीनियर जी। गुप्ता जी हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो मुझे मालूम था। इसके अलावा हमने दुनिया देखी है, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा वैसे भी वास्ता है, समझे? पढ़ते हैं हम उनके बारे में। मतलब हिंदुस्तान में ऐसे कैरेक्टर के बारे में, समझे? आप जानते ही हो। जी, हर हर किसी को पता है। तो मतलब पसंद किया जाता था और मैं तो उसे समझता था। तो वो किसी ने एक आए वो बम्बई में, तो वो गुजराती सज्जन ने कहा कि कहाँ के हो आप? मैंने कहा मैं यूपी का हूँ। अच्छा, अच्छा। तो तभी आप इतना अच्छा इसे कर पाए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो बोले गुजरात से। मैंने कहा वहाँ करप्शन नहीं है क्या? खत्म हो गया? तो वो हँसने लगे, बोले नहीं, नहीं ऐसी। मैंने कहा तो फिर ये तो मतलब यूनिवर्सल अगर मैं नहीं भी कहूँ, तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है भाई साहब। पर सर आपने इसमें स्पेसिफिकली गुजरात बोल दिया, इससे गलत भी जा सकता है हमसे। नहीं वो ऐसे एग्ज़ैक्टली ऐसे ही था। ओके। हाँ, ऐसे ही था। सर ये सारी बातें हुई, एट लास्ट मैं जानना चाहता हूँ जितना भी आपका ये लाइफ रही अब तक की, आप ये रिग्रेट्स क्या है अभी तक के? असल में ऐसे रिग्रेट्स तो क्या हो सकते हैं। अ, मेरी जो भी परिस्थिति थी, उनमें रहते हुए मैंने वो किया। अब जैसे मैं जब बनारस से ट्रांसफ़र होकर आया था, तो उस वक़्त मैंने एनएसडी में देखा था कि क्या किस तरह का हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन वो तो नौकरी छोड़े बिना तो बात नहीं बनती। तो वो मेरी एक जिसे कहना चाहिए इच्छा थी, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ जो थी, वो आपको अलाउ नहीं कर। वो अलाउ नहीं करती। बिल्कुल। और जो परिवार मतलब मेरी किसी ने ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी। अच्छा, लव मैरिज आपकी? नहीं, नहीं, मतलब अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं थी। मतलब शादी की थी मैं और जी, जी, जी। एडल्ट हो गया। जी, अब समझ गया। तो वो मेरी एक मतलब मैंने परिवार बनाया, खुशी से बनाया और मैं बच्चे हुए तो मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। तो वो ऐसा कभी नहीं मुझे लगा कि ये मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं नहीं करूँ, समझे? तो मुझे मालूम था कि ये मतलब साथ-साथ चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन आपने ये बात बताई तो कहीं न कहीं वो टीस रही कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए था। मतलब वो हो सकता है तो वो तो लेकिन मतलब हर आदमी को अपनी परिस्थिति समझनी चाहिए। जी। वो शायद वो जो बच्चे आप जिनका ज़िक्र आप कर रहे हो, अभी आपने जी। पूछा कि वहाँ जो बम्बई में रहते हैं, हाँ। तो उन्हें भी मतलब सारी चीज़ों को देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है, वो आपके लिए भी काम करेगी ये ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। तो हर आदमी की इंडिविजुअलिटी होती है और उसकी अपनी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उनके हिसाब से उसे उसमें जो बेस्ट वो कर सकता है, वो करने की कोशिश करनी चाहिए और वही आपके हाथ में होता है। जी। समझे? और बाकी मैं दूसरे को देख के अगर ये सोचने लगूँ कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं ऐसा होता और वो उससे कोई पर्पस सर्व होने वाला नहीं है। वो आपको कहीं नहीं ले जाता। जी। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जो डिस्कशंस बाहर होता है, हुँ। उनका डिस्कशंस होता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनके पास है अपॉर्चुनिटी जाने की कि एक अच्छा संस्थान है जहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। 3 साल में अच्छे खुद को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन उनका मानना है खासकर जो हिंदी थिएटर में दिल्ली में खासकर जो रहते हैं कि नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं जाना चाहिए, कुछ खास काम नहीं होता, खराबी हो रहा है, इतना कुछ बेहतर नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं हो रहा।
ये सवाल मैंने कल भी पूछा था और मैं अपने थिएटर से रिलेटेड जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे बात करता ही हूँ इस चीज़ के बारे में। तो आप उन नए बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए क्या है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बढ़िया इंस्टीट्यूट रहा है, बढ़िया स्कूल रहा है, तो वो जिन लोगों का वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, अगर किसी का हो जाता है, तो मुझे लगता है उसे जाना चाहिए। सीखना चाहिए, उसे जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? भई जो चीज़ें हो सकता है, मैं अपनी बात में कर रहा हूँ, हो सकता है जो चीज़ मुझे धीरे-धीरे करके 10 साल में समझ में आई या 12 साल में समझ में आई, हाँ, वो वहाँ पर जो है वो 3-4 साल में उतना एक्सपोज़र उसका हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप जा सकते हो, तो व्हाई नॉट? सर आजकल सब जल्दी में, हर बच्चा जल्दी में ही जल्दी से, जैसे स्टेनिस देओस्कि माइज़नर की आपने बात की, 10-10, 11-11 दिन में लोग सिखाने लग गए हैं ये सब। ऐसी-ऐसी वर्कशॉप डिज़ाइन कर ली हैं कि 10 दिन में ये सीख लीजिए, 10 दिन में ये सीख लीजिए और उन्हें लगता है कि 3 महीने 3-4 वर्कशॉप की, उन्हें माइज़नर भी आ गया है, दोटोस्की भी आ गया है, स्टेनिस्लेवस्की भी आ गया है, चल गया। अब असल में क्या है कि ये वाला जो मामला है, ये टाइम मतलब है ही, ये जो जनरेशन है, ये मतलब जल्दी वाला मामला जो है, और उसका नतीजा क्या होता है कि आप जब वहाँ चले जाते हैं, आपने ठीक है 11 दिन में स्टेनिस्लावस्की सीख लिया, माइसनर समझ लिया और जो कुछ भी आपको लगता है आप उन्हें, लेकिन जब आप वहाँ पर नाटक करने तो यहाँ से कोई नहीं जाता, जी, बिल्कुल। समझे? वो सब फ़िल्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी आपकी नहीं है, तो आप वहाँ पर वो एक्सपोज़ हो जाएगा। बिल्कुल। आपको कोई आपका वो तो किसी एनएसडीएन को भी सर्टिफ़िकेट देकर कोई काम नहीं देता। जी, वहाँ पे आपको प्रूफ़ करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप इस लायक है। इस लायक हैं या नहीं हैं। आप सर्टिफ़िकेट लेके अगर काम मिलता है, वो नौकरी थोड़ी बिल्कुल। ने एक ये आपके पास उस पर्टिकुलर उसका डिप्लोमा है और ये एलिजिबिलिटी है और आपको मिल जाएगा। तो वो तो वहाँ पे जाके आप एक्सपोज़ हो जाएँगे अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो बहुत जल्दी तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और अपने आप को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना मुश्किल भी होता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज़रूर रहना चाहिए जो आपको ईमानदारी से आपके बारे में बता सकें, जी, और आपको सुनना आना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आप तो देख के कोई भी कहेगा, यार क्या बात कर रहा है तू? ये वो है, कौन रोकेगा तुझे? सवाल ही नहीं पैदा होते, समझे? ये बोल-बोल के तो वहाँ भीड़ बढ़वा दी। लेकिन भाई साहब वहाँ तो मतलब एक से एक वो हैं। इंडिया की क्रीम्स है वहाँ पे, खूबसूरती से ले लो, चाहे टैलेंट से ले लो, हर चीज़। तो अपने बारे में सही जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। गलतफ़हमी का कोई इलाज नहीं है भाई साहब, और जब इलाज होता है तो बड़ा मतलब कई बार वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो टाइम भी निकल जाता है उसमें। और टाइम निकल जाता है, और फिर आपको रिग्रेट रहता है, और आपके घरवाले तो बेचारे खैर सफ़र कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल। सर काफ़ी लंबा सेशन हो गया है और आपका भी लंच टाइम हो गया है आई गेस। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए कि आप आए हमारे शो के अंदर और आपने अपने लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया। आई थिंक कि जो भी ऑडियंस ये एपिसोड देखेगी उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे तो खासकर बहुत कुछ सीखने को मिला आपके लाइफ से, जो भी आपका फ़िल्मों का जो एक्सपीरियंस रहा है, जी, कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। सर एट लास्ट मैं ये पूछना चाहूँगा, आप क्या अभी भी अपना थिएटर ग्रुप आप रन करेंगे इन फ्यूचर? एक्चुअली क्या है कि थिएटर ग्रुप चलाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। अभी आप जी। भी हमारा बात हुई यहाँ जी, जी। ई की के एक्ट 1 में 35 ये वो स्लो जी।
वो तो एनएसडी रेपेट्री में उतना नहीं है। हाँ समझो। हाँ। तो वो ग्रुप चलाना एक आदमी का काम तो है नहीं, और यहाँ हर कुछ दिन बाद वो जो भी 2 नाटक या 3 नाटक कर लेता है बच्चा, लड़का या लड़की जो भी हो, उन्हें लगता है कि अब हमें क्या ज़रूरत है, अब चलता है। हम चलते हैं। तो एटलीस्ट मैं तो इतना अब धीरज नहीं है मेरे में कि मैं, लेकिन नाटकों में काम मैं करता हूँ अभी भी, आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल। आपने देखा एक और नाटक भी हम करते हैं, जी दिल्ली 1946। जी जी। तो नाटक करते रहना मैं चाहता हूँ, लेकिन अपना ग्रुप चलाना शायद मेरे लिए मुश्किल रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं कोई बात, लेकिन कोई बात। आपका जो बच्चा है, जी। आपका एक बच्चा है? नहीं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं आपके, अगर वो इस लाइन में आना चाहें थिएटर या एक्टिंग में, तो आप उन्हें क्या राय देंगे? एक तो बच्चे अपने फादर की राय नहीं। नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अब इतने छोटे नहीं हैं। एक तो बिजनेस करता है ओके। और एक जॉब में है। उन्हें मतलब मेरी वजह से या खुद भी उनका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी मतलब ऑडिशंस जब मुझे अपने रिकॉर्ड करके भेजने होते हैं, तो वो मुझे मतलब जो इनपुट है वो अच्छा देते हैं। ओके। लेकिन उनका वही इंटरेस्ट है बस, उससे ज़्यादा नहीं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें खुद आना चाहिए। जी। मतलब मैंने नहीं मना किया। उन बाय चॉइस। हाँ। क्योंकि सर मैंने इसलिए पूछा कि थिएटर में बहुत दिग्गज आ रहे हैं, जी। टंकर्मी है अभी भी है। मैंने जब उनसे पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या राय दे, अगर वो आना चाहे तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे, उनका कहना था कि मैं उसे कभी भी नहीं बोलूंगा कि थिएटर कर, हे साइड आ। इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हुए उन्होंने बोला है। बात तो सही है कि जो सिर्फ थिएटर करना तो बहुत मुश्किल है। या तो आप किसी जॉब के साथ कर रहे हैं और इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तब तो ठीक है। मतलब इस एरिया में अ, महाराष्ट्र की बात अलग है, मुंबई की बात अलग है, बंगाल की बात अलग, या उधर तो बंगाल की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो ऐसा अभी भी नहीं है। बिल्कुल। आई विश कि धीरे धीरे इसके ऊपर काम हो, हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है करना भी, और थिएटर से परिवार का पेट पालना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं शुरुआत यहाँ पे कर रहा था और बाद में एक्ट 1 तक संभव एक ग्रुप होता था, हाँ, तो उसके लोग नाटक देखने आते थे और एक्ट 1 के नाटक खूब लोग देखते थे। और लेकिन उसके बाद से मैंने कोई इस तरह का तो वो नहीं देखा। मतलब कुछ ऐसे लोगों के नाटक तो चल रहे हैं जिनमें वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर को मेन रोल में ले लेते हैं, उस तरह का जो, वो भी एक, वो भी तो इसलिए कि वो सिनेमा से आते हैं, उसको देखने जाते हैं, नाटक देखने कम। कोई नहीं, लेकिन उसमें यही उसका नुकसान है कि वो उसको देखने आ जाते हैं, लेकिन एज सच नाटक में उनका कोई जी ऐसा विशेष रुचि है नहीं। जी। तो सर बातचीत को हम समाप्त करते हैं बस इस चीज़ से कि अब तक आपने इतना काम किया एज एन एक्टर, एक्टिंग आपके लिए क्या है और आपने क्या समझा एक्टिंग को? देखिए, एक्टिंग तो मेरे लिए बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बहुत ही अ, मेरी ज़िंदगी को थिएटर ने और एक्टिंग ने बहुत कुछ दिया है। और अ, एक्टिंग आपको एक ही अ, जीवन में, एक ही लाइफ में बहुत सारे किरदार निभाने का, उन्हें अ, जीने का, उनके बारे में जानने का आपको मौका देते हैं। तो एक्टिंग तो मेरे लिए बहुत ही स्टिमुलेटिंग, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच सर, इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। यू सो मच। आई होप गाइज आपको एपिसोड पसंद आएगा।
और प्लीज़ जाके इस एपिसोड को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और जिनको थिएटर करना है वो आ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।